इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस का बायोलॉजी पार्ट से चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करना था। पार्ट 1 हम कर चुके हैं कंप्लीट, जिसमें हमने चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। ये पार्ट 2 है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले बता दूं, जो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन है और नोट साइंस चैप्टर से रिलेटेड, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। पार्ट 1 में मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस पूछे थे, एक एक करके सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा था मैंने, वो क्या था? व्हाई वायरसेस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर इन लिविंग बॉडी। जो वायरसेस होते हैं वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर करे तभी लाइफ के कैरेक्टर शो करते हैं, ऐसा क्यों होता है? सो इसका आंसर होगा वायरसेस लैक मेम्ब्रेन्स। जो वायरसेस होते हैं उसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं। ठीक है, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या और भी ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए जो भी सेल का वर्क होता है वो नहीं हो पाता है और वो इनएक्टिव रहते हैं जब तक कि किसी बॉडी में एंटर ना कर जाएं। आगे है, दे आर इनएक्टिव व्हेन दे आर आउटसाइड फ्रॉम द लिविंग बॉडी। जब वो किसी लिविंग बॉडी के बाहर हैं तो वो इनएक्टिव रहेंगे, यानी कि एक तरह से डेड रहेंगे। ठीक है, दे यूज अदर ऑर्गेनिजम्स मशीनरी टू डेवलप। ये वायरसेस जो हैं वो किसी और सेल में एंटर करें या और किसी लिविंग बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है उसकी मशीनरी का यूज करते हैं, उसके ऑर्गेनल्स का यूज करते हैं डेवलप करने में अपने आप को। ठीक है, यानी कि जब तक ये किसी लिविंग बॉडी के बाहर हैं तो ये एक तरह से इनएक्टिव या फिर कहें डेड होते हैं, और जैसे ही ये लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो इनमें लाइफ के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि ये उनकी जो भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग है, उनकी बॉडी की मशीनरी का यूज करता है अपने आप को मल्टीपल करने में। ठीक है, कोई एक वायरस किसी के अंदर एंटर करता है तो वो मल्टीपल होते जाते हैं। ठीक है, लाखों संख्याओं में फिर ये बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने पूछा था आपसे, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स जो है उन्हें सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा, when the cell gets damaged then one of the lysosomes burst release digestive enzymes. These enzymes digest their own cell and cell dies. जो भी लाइसोसोम्स होते हैं इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, सो जब कोई सेल डैमेज होगा, ठीक है, सेल में कहीं पर भी कोई डैमेज हुआ है, उसको लाइसोसोम्स जो हैं, उसके जो लाइसोसोम्स हैं उसी सेल के, वो ब्रस्ट हो जाते हैं, यानी कि इनकी जो मेम्ब्रेन है वो फट जाती है और इनमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे सेल में फैल जाते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरे सेल को, जिस भी सेल में है उस सेल को ही ये डाइजेस्ट कर लेते हैं और इससे सेल बिल्कुल सेल जो है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो लाइसोसोम्स हैं ये पूरे सेल को ही डैमेज कर देते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दिया है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। जो भी प्लांट सेल है और एनिमल सेल है उनमें डिफरेंस क्या होता है? सो इसका आंसर यहां से शुरू हो रहा है। इस लाइन के इस साइड में प्लांट सेल के बारे में लिखा गया है और इस साइड में एनिमल सेल के बारे में। सो ये है प्लांट सेल। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इट हैव लार्ज वैक्यूल्स। जो प्लांट सेल होते हैं उसमें लार्ज बड़े वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं ये पार्ट 1 में बता दिया गया था। बात की जाए अगर एनिमल सेल की, तो इट हैव माइन्यूट वैक्यूल्स। जो एनिमल सेल है इसमें बिल्कुल छोटा सा वैक्यूल्स होगा। ठीक है, बिल्कुल छोटे से वैक्यूल्स होंगे और हो सकता है कि वैक्यूल्स ना भी हो, अब्सेंट हो, प्रेजेंट ही ना हो। ठीक है, सेकंड है, इट हैव सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में दिया गया है इट डू नॉट हैव सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में उसके बाहर सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। थर्ड पॉइंट है, इट हैव क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। इट डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। और एनिमल सेल में किसी भी तरह का कोई क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट जिसे कहा जाता है, वो नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है, इट कैन एब्जॉर्ब मोर लिक्विड। जो प्लांट सेल हैं ये ज्यादा लिक्विड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और वैक्यूल्स जो हैं वो कंटेन, इसमें बहुत सारा पानी होता है।
ठीक है, ये बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वहीं अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो इट एब्जॉर्ब लेस लिक्विड। एनिमल सेल में छोटे वैक्यूल्स होते हैं, इसलिए एनिमल सेल जो है वो कम पानी ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं एज कंपेयर टू प्लांट सेल। लास्ट पॉइंट है क्रिएट फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट सेल होते हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, अपना फूड खुद क्रिएट करते हैं। वहीं एनिमल सेल की बात की जाए तो कैंट क्रिएट फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ये दूसरों पर बाहर से डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक है। ये थे मेजर डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल। ऐसा क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आता है, तो कम से कम इसमें आपको 5 पॉइंट तो लिखने ही होंगे डिफरेंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्लांट और एनिमल सेल जो हैं, प्लांट और एनिमल सेल, इनके डायग्राम भी, लेबल्ड डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम पीछे वाले पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड। जो भी लिविंग वर्ल्ड है उसका लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच है उसका एग यानी कि अंडा, ठीक है, इसे हिंदी में, ऑस्ट्रिच को हिंदी में कहा जाता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, एग होता है, वो लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है, ठीक है। इसे हम नेक्ड विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा होता है साइज में, ठीक है। तो इस आंसर हो जाएगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ा एक लिविंग सेल होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना खाना कैसे प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से घुमा के भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा को न्यूट्रिशन किस प्रकार से मिलता है। तो दोनों का एक ही आंसर होगा, और आंसर क्या होगा, अमीबा टेक्स इट्स फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर्स लाइक एक्सटेंशन ऑन द सेल सरफेस which fuse over food particles forming a food vacuoles. Inside food vacuoles, complex substance broken down in simpler substance and diffuses into cytoplasm. अमीबा अपना खाना प्राप्त करने के लिए क्या करता है, अपने सरफेस से टेम्परेरी फिंगर्स के एक्सटेंशन, ठीक है, कुछ फिंगर से एक्सटेंशन होती है उसके सरफेस से, फिंगर से निकलती हैं, उसके जो भी मेम्ब्रेन होती है वहां से, जो कि फ्यूज हो जाती हैं फूड पार्टिकल्स पर, ठीक है। फूड पार्टिकल्स को वो चारों तरफ से कवर कर लेती हैं और एक फूड वैक्यूल्स बनाती हैं, ठीक है। मैंने पहले पार्ट में बताया था कि जो अमीबा में वैक्यूल्स होती हैं उसमें खाना होता है, फूड होता है, ठीक है। सो ये फूड वैक्यूल्स बना लेती हैं, और जो फूड वैक्यूल्स, ठीक है, जो वैक्यूल्स के अंदर फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है अब उसको ब्रोक डाउन इन सिंपलर, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज किया जाता है, और जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है तो वो डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये होता है सिंपल सा प्रोसेस अमीबा को अपना फूड प्राप्त करने के लिए। इसे डायग्राम से समझ लेते हैं, बिल्कुल इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो ये है अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस, और यहां पर जो ये येलो येलो दिखाई दे रहा है ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके पास में ये रेड जो दिख रहा है आपको एक डॉट सा, ये है अमीबा के लिए फूड। तो ये अमीबा इस फूड को किस तरह से प्राप्त करेगा, इसमें से ये आपको दिख रहे हैं, ये फिंगर से कुछ निकली हुई हैं, ठीक है, ये एक्सटेंड होंगी, इसकी तरफ बढ़ेंगी फूड की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में देखें आप, जो ये फिंगर से निकल रही हैं ये फूड को चारों तरफ से कवर करेंगी, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे इसे कवर कर लेंगी, और ये बिल्कुल ऐसे चारों तरफ से कवर कर लेंगी, एक फूड वैक्यूल बनाएंगी, ठीक है। और ये फूड वैक्यूल को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करेंगी, ठीक है। सिंपल सब्सटेंसेस में जब ये चेंज हो जाएगा तो ये वैक्यूल है जो वो खत्म हो जाएगा, और जो फूड है, जो भी सब्सटेंस है फूड में, वो साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, जो ये अमीबा है, अमीबा की ये फिंगर्स से एक्सटेंशन जो होती हैं, ठीक है, ये फिंगर्स टाइप एक्सटेंशन है, इसे कहा जाता है स्यूडोपोडिया, ठीक है। यहां पर इसमें पी साइलेंट है, सो इसे कहा जाता है स्यूडोपोडिया। चाहे ये वाली फिंगर हो चाहे ये वाली, जो भी बाहर की तरफ अजीब सी निकली हुई होती हैं इन्हें कहा जाता है स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये सेंटर में न्यूक्लियस और खाली जगह में साइटोप्लाज्म। अब है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिया है नेम दीज, नाम बताना है हमें, और किसका नाम बताना है, जो भी है 1 से लेके 4 तक प्रॉब्लम दी गई है इनके लिए। ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। 1 मार्क्स में आएगा तो कोई भी इसका एक पार्ट पूछ लिया जाएगा, और 4 मार्क्स में आएगा तो इसमें कोई भी 4 पार्ट पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट में हमें दिया है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल।
जो भी सेल है उसका सबसे छोटा ऑर्गेनल क्या होता है उसका नाम बताना है। ठीक है, सो सबसे छोटा ऑर्गेनल होता है राइबोसोम्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा राइबोसोम्स, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक छोटे से डॉट टाइप के होते हैं ये। सेकंड है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि सभी एनिमल सेल और प्लांट सेल में पाया जाता है। इसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, न्यूक्लियस इजीली विजिबल होता है। थर्ड है प्लास्टिड दैट स्टोर फूड। प्लास्टिड आपको 3 टाइप का बताया गया था पार्ट 1 में, तो ऐसा प्लास्टिड का वो टाइप जिसमें फूड स्टोर होता है। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, जो कि सेल के अंडरग्राउंड नीचे की तरफ पाया जाता है सेल में। ठीक है, और इसमें फूड स्टोर होता है, सो ये हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। फोर्थ है प्लास्टिड दैट प्रिपेयर फूड। प्लास्टिड का वो टाइप जिसमें फूड प्रिपेयर होता है, सो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल प्रोसेस से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये फूड बनाता है सेल के लिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके लिए हमें एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है। ठीक है, यानी कि जो भी सेल के कंपोनेंट्स हैं उन सभी के नाम भी लिखने हैं। सो यहां पर ये है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके सभी पार्ट्स जो हैं उसके नाम लिखते हैं। यहां पर आपको ये ग्रीन दिख रहा है, ये है ग्रेन्यूल। ठीक है, प्रोटीन ग्रेन्यूल, जो कि राइबोसोम से किसी पार्ट के लिए, जो भी सेल कंपोनेंट है उसके लिए कहीं पर ये जा रहा है। ठीक है, सो ये हो गया ग्रेन्यूल। आपको ये फिंगर टाइप दिख रहा है ग्रीन कलर की, ये हेयर टाइप में, ये है पाइलस। ठीक है, पाइलस। आगे सेल के अंदर जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म कहा जाता है उसे। जो ये रेड दिख रहा है ये है राइबोसोम्स, जो कि किसी भी सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं। अब मेन चीज क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना होने का कारण क्या है कि इसमें जो भी न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, सो इसमें न्यूक्लियस ना होके क्या होता है, न्यूक्लियोड होता है। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियोड जो है, ठीक है, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, अगर इस न्यूक्लियोड की चारों तरफ मेम्ब्रेन भी होती तो ये परफेक्ट न्यूक्लियस होता। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि ये सेल है इसमें मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस की, इसलिए ये है न्यूक्लियोड। ठीक है, ये परफेक्ट विजिबल नहीं होता है। ठीक है, अब है ये येलो कलर की आपको दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि ये आउटर लेयर जो है रेड है, इसके अंदर की तरफ है येलो। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सबसे आउटर लेयर जो है इसे कहा जाता है सेल वॉल। और उसके बाद ये आपको एक पूंछ सी दिखाई दे रही है, ये है फ्लैगिला। ठीक है, ये हो गए प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर और इसका लेबलिंग। ठीक है, आप कैसे बनाएंगे, ये तो फोटो है एक तरह से। ठीक है, तो आप इसे इस तरह का भी बना सकते हैं, इसमें सारी चीजें विजिबल की गई हैं। ठीक है, ये पाइलस हो गए, ये ग्रेन्यूल हो गया, यहां पर ये न्यूक्लियड हो गया, बाहर हो गई सेल वॉल, और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया फ्लैगिला। ठीक है, और ये हो गए यहां पर राइबोसोम्स। सभी कंपोनेंट, मतलब ये मैंने खुद से बनाए हैं, ये तो पहले से ही फोटो है एक तरह से। सो आपको कॉपी में कुछ इस तरह से बनाना होगा, उसके बाद इसकी लेबलिंग कर देनी होगी जिस तरह से हमने यहां पर की है। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए एनसीईआरटी से अलग कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए गए हैं या चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी पढ़ें, चैप्टर के नोट्स बनाएं खुद से, या फिर हमने लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से नोट्स पढ़ें। ठीक है, और पार्ट 1 जो है चैप्टर का, उसका लिंक भी जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो भी देखें। ठीक है।